हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पता है कि हम पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे और उसके मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा की थी, बताया था और ये भी बताया था कि पाषाण काल का मतलब क्या है, यह किसका शब्द है और इसकी डिफिनीशन भी दी थी और उसमें कौन-कौन से उपकरण खोजे गए, कहाँ खोजे गए, कौन सी नदियाँ थी, ये सब के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम बात मैंने बताया था कि इसको मैप के द्वारा भी जानेंगे, तो आज उसी को हम क्या करते हैं, इन सभी जो मेन पॉइंट थे, इन सभी को क्या करते हैं, जो नदियाँ थीं, जो उपकरण हैं, इन सभी को जो अवशेष प्राप्त हुए, इन सभी को मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आप लोग सभी लोग देखते हैं, मैप को पहले बनाते हैं और मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी विशेषकर ब्लैक बोर्ड में देखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चों का कहते हैं कि सर हमको मैप बनाते नहीं आता है, तो आप लोग ब्लैक बोर्ड में ज़रूर ध्यान दीजिए। आप लोग ब्लैक बोर्ड में ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा आप लोग साथ में एटलस भी रखिए और एटलस में आप सही से देख भी पाएंगे, तो आप लोग एटलस में देखने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग जब एटलस में देखेंगे तो आप उसको सही से जान भी पाएंगे। तो आप लोग एटलस ज़रूर रखिए पास में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड में।
जैसा कि हमने मैप बनाया, अब हम ध्यान देते हैं। अब तो एटलस में देख लीजिए, एटलस में आपको सही मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। एटलस जरूर देख लीजिएगा आप लोग, एटलस में आपको सही मिल जाएगा। तो देखते हैं, हमने कुछ पहले क्या बताए थे, कुछ ऐसे क्षेत्र बताए थे जहाँ हमको कुछ औजार प्राप्त हुए थे। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश मैंने बताया था। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, उपकरण प्राप्त हुए थे, औजार प्राप्त हुए थे। और वो अवशेष किसके थे? पशुओं के, पालतू पशु के थे। वो पालतू पशु कौन कौन से थे? गाय, भैंस, बकरी। तो देखते हैं, जैसा कि मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ है। देखते हैं, यहाँ हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ उत्तराखंड लगा हुआ है। यहाँ से हमारा क्या लगा हुआ है? उत्तराखंड लगा हुआ है। और यहीं उत्तराखंड से हमारा क्या लगा हुआ है? जस्ट यूपी लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्या लगा हुआ है यहाँ, यहीं से हमारा क्या लगा हुआ है? यूपी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यूपी। ठीक, तो मैंने बताया था यूपी में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। ये कि हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस जिला में? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन, कहाँ पर? बेलन घाटी नामक स्थान पर, बेलन घाटी नामक स्थान पर क्या हुए? नामक स्थान पर कुछ उपकरण और पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक, वो पशु कौन कौन से थे उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। वो थे गाय, भैंस, बकरी और भेड़। ठीक, तो इसका मतलब जब ये पालतू पशु थे, ये इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो पालतू, वो लोग क्या कहते थे, पालतू पशुओं को भी पालते थे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, पालतू पशु पालते जरूर थे, पर वो डिपेंड किस पर थे? शिकार और कंदमूल पर भी अधिक मात्रा में क्या थे? वो डिपेंड थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो कहाँ? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में ये हमको अवशेष प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट मैंने बताया था कुछ आंध्र प्रदेश से और छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त हुए थे। तो जैसे देखते हैं हम मैप में कि यहाँ हमारा क्या है, झारखंड लगा हुआ है। यहाँ से एरिया हमारा क्या है? कुछ झारखंड का एरिया लगा हुआ है। ठीक है, और यहीं हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। ठीक, क्या लगा हुआ है? यहीं से पश्चिम बंगाल का एरिया लगा हुआ है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के तब विस्तार उसका, ठीक, तो सीमा पर है। यहाँ आपका क्या है? मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। ये क्या हमारा? छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, कौन सा है ये? क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है वो कुछ झारखंड में, कुछ पश्चिम बंगाल, दोनों झारखंड और पश्चिम बंगाल तक विस्तार इसका फैलाव है, इसका फैला हुआ। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या? झारखंड, यहाँ के आप हमारा ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक घुसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो छोटा नागपुर के पठार में हमें क्या है? छोटा नाग, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर। ये नीचे क्या हमारा? उड़ीसा लगा हुआ है। नीचे क्या है? उड़ीसा क्षेत्र है। फिर यहाँ हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश रहेगा। इसी के जस्ट ऊपर क्या है? हमारा तेलंगाना है। फिर यहाँ तमिलनाडु है। अभी सब जानते हैं थोड़ा सा। छोटा नागपुर के पठार में क्या प्राप्त हुए थे हमको? जैसे मैंने बताया था, आपने देखा होगा, क्या औजार क्या प्राप्त हुए थे? कुछ महत्वपूर्ण औजार
प्राप्त हुए थे। और ये कितने प्राचीन थे, इनकी अवधि भी मैंने बताया था कितने थे, कितने प्राचीन थे ये 1,00,000 ईसा पूर्व थे। जो ये औजार छोटा नागपुर में प्राप्त हुए हैं, इनकी अवधि कितनी थी, 1,00,000 ईसा पूर्व प्राचीन माने जाते, मतलब इतने प्राचीन थे ये, 1,00,000 ईसा पूर्व। मतलब जो छोटा नागपुर में औजार प्राप्त हुए हैं, इनकी जो ये कितने पुराने थे, 1,00,000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। ये ऐसे पुरातत्व वेदों के अनुसार 1,00,000 ईसा पूर्व पुराने औजार माने जा सकते हैं ये, ठीक। अब इसके बाद मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश, कौन सा बताया था, आंध्र प्रदेश में, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा क्या है, उड़ीसा का क्षेत्र लगा होता है। यहाँ क्या है, ये उड़ीसा का क्षेत्र यहाँ से फैलते हुए लगा हुआ है, और यहीं से हमारा क्या है, यहाँ से फैलाव है किसका, आंध्र प्रदेश का, ठीक। किसका है, आंध्र प्रदेश फैला हुआ है, और ये नीचे तक यहाँ तक, ठीक। और यहाँ से हमारा क्या लागू हो जाता है, तमिलनाडु लागू हो जाता है, ठीक। इसका विस्तार यहाँ तमिलनाडु का है। तो आंध्र प्रदेश में मैंने बताया था, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में हमको क्या प्राप्त हुए थे, ये क्या हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है, और आंध्र प्रदेश में जो प्राप्त हुए थे वो क्या थे, कुछ क्या प्राप्त हुए थे, कुछ हड्डी, किसके, कुछ हड्डी के उपकरण, और क्या प्राप्त हुए थे, कुछ हड्डी के उपकरण, और कुछ पशुओं के अवशेष एवं राख, क्या प्राप्त हुए थे, अवशेष एवं राख। ये सब आप नोट करते जाइएगा, अवशेष और राख प्राप्त हुए थे। इनकी जो अवधि बताई गई है, कितना बताया गया था, मैंने बताया था 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व। मतलब जो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इनसे अनुमान लगाया गया कि जो हड्डी के उपकरण थे, जो पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनका समय कितने पुराने हैं, ये 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व पुराने माने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए, ईसा पूर्व, क्योंकि आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से, किस अवधि में, किस समय तक कितने पुराने उपकरण वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक। ये हमारे हुए। और अब बात करते हैं कुछ नदी, क्योंकि उपकरण यह इतने ही प्राप्त हुए थे। तो अब बात मैंने बताया था कुछ नदियां भी ऐसी थी जो कुछ क्षेत्रों से निकली हुई थी उस समय, पूरा पाषाण काल के बारे में बताती हैं, ठीक। तो वो नदियां कौन कौन सी थी, उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले मैंने बताया था कि जो कौन सी नदी थी हमारी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है, जो कहाँ से निकली हुई है, मध्य प्रदेश के। ध्यान दीजिए, पहले हम ताप्ती नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ताप्ती नदी का कहाँ से उद्गम होता है और इसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में, कुछ थोड़ा सा जानते हैं। ताप्ती नदी, देखिए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल, कहाँ से, बैतूल जिले से सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, ठीक। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और यह सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलते हुए 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, कौन कौन राज्य से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और कहाँ से, गुजरात से
गुजरात से होते हुए जाके कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान दीजिए, कहाँ से हो सकता है कि जो ताप्ती नदी है किन किन राज्यों से होते हुए अरब सागर में गिरती है, तो वो कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये यहाँ होते हुए करती है जाके अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इसकी बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है वो है 780 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ठीक। कितनी है, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी नदी के बारे में, ताप्ती नदी के बारे में जो हमने जाना। ध्यान दीजिएगा, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों घाटियां कहाँ से निकलती हैं, भ्रंश घाटी से निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। कहाँ से, नर्मदा भ्रंश घाटी से निकलती हैं। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा जो कौन सी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से निकलती हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं, ताप्ती नदी और कौन सी, नर्मदा। क्योंकि नर्मदा नदी भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो वो भी कहाँ से, मध्य प्रदेश का अमरकंटक से होते हुए मैकाल की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, दो और नदियां कौन कौन सी हैं जो नर्मदा भ्रंश घाटी से निकलती हैं, ताप्ती और नर्मदा नदी, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब इसको हम देखते हैं मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैप में हमारा यहाँ का क्षेत्र क्या लगा हुआ है, ये मध्य प्रदेश लगा हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ हमारी क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। यहाँ क्या हमारा सतपुड़ा पहाड़ी, तो यहाँ से आपकी क्या है वो ताप्ती नदी निकलती है और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा छूते हुए जाके, महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा छूते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। होते हुए तो कहाँ गिर जाती है, यहाँ सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं और सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती हुई 3 राज्यों से गुजरती हुई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से निकलती हुई कहाँ जाके अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बात आती है हमारी कौन सी नदी है, गोदावरी। कौन सी नदी है, गोदावरी। तो गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि गोदावरी नदी क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है। गोदावरी, देखिए जो गोदावरी नदी है यह प्रादीपिक, ध्यान दीजिएगा, यह प्रादीपी पठार की, ये जो आपका हिस्सा है आपका ये पूरा क्या हमारा प्रादीपी पठार का हिस्सा है, ठीक। क्योंकि बहुत सारी नदियां क्या प्रादीपी पठार से निकलती हैं, बहुत सी नदियां क्या हिमालय से निकलती हैं, ठीक। तो जो गोदावरी नदी है यह प्रादीपी पठार की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिए, किसकी, प्रादीपी पठार की, प्रादीपी पठार की सबसे बड़ी नदी है। क्या है ये, यमुना से भी बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, जो गोदावरी नदी है ये यमुना नदी से भी बड़ी है। ध्यान दीजिए, जो यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 1365 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है गोदावरी की कितनी है, ये 1465 किलोमीटर। या कहीं आपको बुक में 1460 मिल सकता था, रियलिटी में जो सही है वो 1465 है। तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि कहीं 1460 मिल जाए, 1465 मिलता है। तो आपको, आप जब एग्जाम में देंगे वो आपको दो में से कोई लिख देंगे, आप तो सही माना जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो प्रादीपी पठार की सबसे बड़ी नदी है ये नदी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। और बात आती है कि इसकी जो लंबाई है कितनी है, 1465 किलोमीटर। कहीं आपको 1460 भी मिल सकता है, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, आपका 1465 सही है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह कहाँ से निकली हुई है। ध्यान दीजिएगा, बात तो ये आती है, ठीक। तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिला के, क्योंकि ये क्या पूरा पसार काल में नासिक क्षेत्र को खोजा गया था, ठीक। जो प्राचीन क्षेत्र है ये नासिक क्षेत्र, नासिक जिला। तो ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, नोट करते जाइए, नासिक जिला से। नासिक जिला के एक कौन से स्थान से, त्र्यंबकेश्वर, कौन से स्थान से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर नामक
केशव नामक स्थान से निकलती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक, पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के नासिक जिला से जो गोदावरी नदी है कहाँ से निकलती है, वो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्या है, सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर के मिलती है। वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। वो है येन गंगा, कौन सी है, येन गंगा, इंद्रावती, येन गंगा, इंद्रावती, और कौन सी है, प्रवाहिता, कौन सी है, प्रवाहिता, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये तीन इसकी क्या है, इस गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी नदी के बारे में कुछ बेशक जानकारी थी कि यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं, येन गंगा, इंद्रावती और प्रवाहिता। और ये भी क्या है, आंध्र प्रदेश से होते हुए जाके कहाँ गिरती है, ये ध्यान दीजिए, अरब सागर में नहीं गिरती, ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कहाँ गिर जाती है, ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में देखने का प्रयास करते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपका क्या यहाँ महाराष्ट्र तक लगा हुआ है, यहाँ से आपका क्या है, ये आपका क्या है, महाराष्ट्र लगा हुआ है। तो यहाँ आपका क्या है, नासिक है। ये कौन सा जिला है, यहाँ कौन सा जिला है आपका, नासिक जिला है। ठीक, ये कौन सा है, नासिक। तो यहाँ मान लीजिए आपका कौन सा क्या है, त्र्यंबकेश्वर है। ठीक, यहाँ क्या है, ये त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है। ठीक है, नासिक जिला के, क्योंकि नासिक जिला है वो, और नासिक से नहीं निकल, नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक, तो यहाँ से आपकी गोदावरी नदी निकलती है, ऐसे होते हुए वो आपके जाके कहाँ गिर जाती है, ठीक है। तो ये त्र्यंबकेश्वर की होती हुए जाके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान दीजिए, कौन सी नदी है ये, गोदावरी नदी। इसमें ध्यान दीजिएगा कुछ सहायक नदियां भी। ठीक, अब बात करते हैं हम कृष्णा नदी की। कौन सी हम तीसरी नदी बताई थी, वो कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी नदी, कृष्णा नदी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं जो कृष्णा नदी है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। तो ये ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार की कैसी नदी है ये, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक, पहली कौन सी है, गोदावरी, दूसरी कौन सी है, कृष्णा नदी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1400 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कितने किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। ठीक, अब बात करते हैं कहां से निकलती है। ये भी कहां से निकलती है, महाराष्ट्र से ये भी निकलती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर से नहीं निकलती। ये कहां से निकलती है, महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। जो कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और कहां से, महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलते हुए ये कहां से, 4 राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहाँ जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 4 राज्यों से होते हुए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य से होकर जाती है,
आप क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि कृष्णा नदी कौन कौन से राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन कौन? 4 राज्यों से। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो मैप में देखते हैं। जैसा कि यहाँ आपका कौन सा है, ये क्षेत्र, ये आपका क्या है, यहाँ ये महाराष्ट्र लगा हुआ है। यहाँ कौन सा है? ये महाबलेश्वर नामक स्थान है। यहाँ कौन सा? महाबलेश्वर नामक स्थान है। तो यहाँ से होते हुए ये नदी कहाँ? यहाँ आपका क्या है, फिर यहाँ से आपका कौन सा लग जाता है? कर्नाटक लग जाता है। ठीक, यहीं से मान लीजिए आपका कौन लग जाता है? कर्नाटक का क्षेत्र लग जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक से होते हुए ये तेलंगाना को हिस्सा छूती हुई, और ये आपका आंध्र प्रदेश थोड़ा और यहाँ बसा हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और किससे? तेलंगाना से होते हुए ये आपका जाके कहाँ गिरती है? ये आपके जाके आंध्र प्रदेश से जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान दीजिए। इसकी एक सहायक नदी कौन सी थी? मैंने बताया था भीमा। ये भी आपकी का है, यहीं से निकलती है। ये आपकी भीमा नदी यहाँ से की सहायक नदी है इसकी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कृष्णा नदी की ये भीमा नदी, ये भी यहीं से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र। ठीक, तो ये यहाँ से होती हुई जाके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होते हुए जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं वो? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी। ये भी आपको याद रखना है कि सहायक नदी कभी पूछ सकता है। ठीक, कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये हम कुछ कृष्णा नदी के बारे में एक्चुअली चीजें जाना। अब नेक्स्ट आती है तुम्हारी, नेक्स्ट नदी है वो कौन सी बताया था मैंने? कावेरी नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कावेरी नदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो जो कावेरी नदी है यह है कावेरी नदी, ध्यान दीजिएगा, यह कर्नाटक के कर्ग, कहां से? कर्नाटक के कहां से? कर्नाटक के कर्ग स्थान, ध्यान दीजिएगा। कहां से? कर्ग के निकट, कर्ग के निकट ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और यह कर्नाटक, तमिलनाडु में बहते हुए कहा? तिरुचिरापल्ली नामक स्थान से जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कहां से? इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो कितनी है? 800 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। ठीक, ये कौन कौन से राज्य से? कर्नाटक से होते हुए, कर्नाटक और तमिलनाडु से कहा? कौन से स्थान से बंगाल खाड़ी? वहां तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान से बहते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान दीजिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो कावेरी नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वो है कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए कि कावेरी नदी को
दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्या है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो जैसे मैप में देखें तो हमारी कहाँ है कावेरी नदी? देखिए यह आप कर्नाटक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ कौन से स्थान है? यहाँ कर्क के निकट, मतलब कर्नाटक के कर्क के निकट कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां यहाँ हैं। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और यह कर्नाटक से होते हुए कहाँ जाती है? तमिलनाडु में, यहाँ आपका थोड़ा सा ये क्षेत्र बनेगा, ठीक। तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली नामक स्थान से बहती हुई जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान दीजिएगा। ये इसको कुछ क्या है फैक्ट चीजें थी जो मैंने बताने की कोशिश की और मैप में बताया। तो आप लोग मैप में देखा होगा और आप एटलस उठाइए, एटलस में देखिए कौन सी नदी कहाँ से निकली हुई है और उसका विस्तार देखिए कितना है। जैसे मैंने बताने की बहुत कोशिश की मैप में और उसको कुछ जो नदियाँ थी उनके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।